इस समय हम दक्षिणी अमेरिका के देश कोलंबिया की अमेजन क्षेत्र में स्थित हैं और जिस जगह पर हैं मौजूद हैं उसका नाम है अक्वा बोनिता गाँव। अक्वा बोनिता गाँव कोलंबिया के अमेजन क्षेत्र का गोल्डन गेट है। कोलंबिया के पास अमेजन वन क्षेत्र का 10 से 12% क्षेत्र आता है। अमेजन बेसिन में सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, जिसके पास 60% से अधिक वन क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त पेरू, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गयाना, सूरिनाम और फ्रेंच गयाना है। अमेजन रेन फॉरेस्ट का कुल क्षेत्रफल 60 लाख वर्ग किलोमीटर का है। दुनिया भर के जीवों की सबसे अधिक प्रजातियां यहाँ स्थित हैं। पक्षियों की लगभग 1500 प्रजातियां यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा ये क्षेत्र अपने रेप्टाइल्स जैसे ग्रीन एनाकोंडा, अजगर, सांप और विभिन्न प्रकार की इनकी प्रजातियों के लिए भी प्रसिद्ध है। और फिर कीट पतंगे, उनकी संख्या भी मिलियंस में। कोलंबिया का अमेजन क्षेत्र 4,83,000 वर्ग किलोमीटर में आता है, जो यहाँ के कुल क्षेत्रफल का 35% है। जिस जगह पर हम उपस्थित हैं वो यहाँ के काकेटा डिपार्टमेंट का क्षेत्र है। काकेटा की राजधानी फ्लोरेंसिया के लिए बोगोटा से, जो कि कोलंबिया की राजधानी है, 1.5 से 2 घंटे की हवाई यात्रा से पहुंचा जा सकता है। और फ्लोरेंसिया के बाद लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर एक ऐतिहासिक कस्बा है। भारत के अनुसार तो ये गांव लगेगा, जिसका नाम ला मोंटानिटा है। ये जब यहाँ के गुरिल्ला संघर्ष का एक प्रमुख केंद्र रहा है। और ला मोंटानिटा एक म्यूनिसिपैलिटी भी है। और इस म्यूनिसिपल क्षेत्र से लगभग 10 किलोमीटर दूर जो गांव है उसका नाम है हेक्टर रेमिरेज, और लोगों ने अपने तरीके से उसको अक्वा बोनिता, यानी कि अक्वा स्पेनिश में जल को बोलते हैं और बोनिता एक सुंदर जल, तो सुंदर जल का एक क्षेत्र है। और एक काकेटा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हम यहाँ पर ग्लोबल लैंड फोरम की एक टीम के तौर पर आए थे, इंटरनेशनल लैंड कोalition के सदस्य के तौर पे, जिसमें हमारे साथ दुनिया के विभिन्न देशों जैसे कोलंबिया, इटली, फ्रांस, अमेरिका, स्वीडन, नीदरलैंड, युगांडा, मोंटेनेग्रो, पेरू, अर्जेंटीना, स्वीडन, नीदरलैंड, ये सब देश के सदस्य लोग शामिल थे। और उद्देश्य था कि जो शांति समझौता यहाँ के फार्क के जो गुरिल्ला नेता हैं उनका और जो कोलंबिया की सरकार के बीच 2016 में हुआ था, उस शांति समझौते को कराने में क्यूबा की सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो वो किस प्रकार से चल रहा था और पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि युद्धोपरांत या संघर्ष के बाद जब शांति आती है तो इस गांव की क्या स्थिति है। आपको बता दें कि 1964 के बाद से ही कोलंबिया की स्थिति बड़ी गंभीर किस्म की थी। यानी 2200 वर्ष पूर्व इसका लगभग जो स्पेनिश उपनिवेश था, उसके बाद इसको आज़ादी मिली और सिमोन बोलिवर जैसे यहाँ के महानायक थे जिन्होंने ग्रैंड कोलंबिया का सपना देखा था। और उस वक्त कोलंबिया बहुत बड़ा था, तो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका है, वैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कोलंबिया या उसको
सोच के ग्रैंड कोलंबिया बोलते थे, वेनेजुएला, पेरू ये सब देश शामिल थे, इक्वाडोर। तो 1958 से लेकर और 2013 के बीच के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 2,20,000 लोग जो है इस पूरे संघर्ष में मारे गए, दोनों तरफ से, सरकार की तरफ से भी और गुरिल्लाओं की तरफ से भी। 2025 तक का आंकड़ा 4 लाख से ऊपर का है। अब हिंसा सरकार के पास अक्सर केवल वो आंकड़े होते हैं जिसमें वो कहीं पर भी ऐसा नज़र न आए कि उसने कोई लोगों के अधिकारों का उल्लंघन किया है। तो इन आंकड़ों में भी अधिकांश आंकड़े ऐसे हैं जिसमें गुरिल्लाओं के द्वारा हत्याएं की गई हैं, ऐसा दिखाया गया है। लेकिन सरकार ने सरकारी इसमें स्थानीय राइट विंग लोग शामिल थे बहुत बड़ी संख्या में। उन्होंने कितनी संख्या में लोगों की हत्याएं की, ये इन लेकिन फिर 16 में क्यूबा के सहयोग से ये जो गुरिल्ला थे, ये अपने को वामपंथी गुरिल्ला हैं, कोई जो जिनका उद्देश्य औपनिवेशवाद और पूंजीवाद के खिलाफ भी संघर्ष रहा है एक प्रकार से। और पूरे जो यहाँ की मूल निवासी आबादी है, इंडिजिनस पीपल और जो किसान हैं, ये उनका मुख्य संगठन रहा है इस क्षेत्र में। कम से कम ला मोंटानीटा जो है गुरिल्ला आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र रहा है। और जो हेक्टर रेमिरेज का क्षेत्र है, जो गांव है जहां पर हम हैं, वो गुरिल्लाओं के पुराने जो जिन्होंने गुरिल्ला आंदोलन छोड़ दिया, जिन्होंने शस्त्र अपने समर्पित कर दिए, उन लोगों का एक अच्छा गांव है। उसको देख करके बहुत एक अच्छी फीलिंग नज़र आती है। तो गुरिल्ला, भूतपूर्व गुरिल्ला उनके परिवारों का गांव है, काकेटा की राजधानी से 40 से 50 किलोमीटर दूर है। और अगर हम देखें तो इस गांव में एक अलग प्रकार की खूबसूरती आपको नज़र आती है। वो नज़र आती है कि गांव के अंदर हर घर पर जो है वो अनेकों प्रकार की कलाकृतियाँ, आकृतियाँ बनी हैं। और बहुत सी आकृतियाँ या बहुत सी पेंटिंग्स जो आपको दिखाई देंगी वो पुराने यहाँ के गुरिल्ला, और अगर उनको आप नजर आएगा कि प्रशंसक यहाँ पर दिखाई देते हैं, क्योंकि वो उनके तस्वीरों में, उनके पूरे हाव भाव, रंग ढंग में उस तरीके की चीज़ें दिखाई देती हैं। तो जब पुराने गुरिल्लाओं के आप पूरे क्षेत्र में आते हैं तो कैसे हैं लोग, जब हम इन लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो उनमें कोई अंतर हमको दिखाई नहीं देता। वो एक साधारण लोग हैं जैसे हम हैं, आप हैं, और चाहते हैं कि उनका क्षेत्र में जो है जो सत्ता के समीकरण हैं, भूमि का जो असमान वितरण है, वो ख़त्म हो। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये गुरिल्ला आंदोलन ही इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि औपनिवेशवाद के ख़त्म होने के बाद कोलंबिया के अंदर जो है वो 10-12% लोगों के पास जो था वो सारी की सारी संपत्ति, ऑलमोस्ट सारी संपत्ति थी। और जो यहाँ का मूल निवासी था वो प्रताड़ित था, वो जंगलों में रहने के लिए मजबूर था। उस जंगलों में भी जो है उनका कोई अपना कुछ नहीं था। और जंगलों का इस्तेमाल जो था वो कैटल रेंचिंग के लिए किया जाता था। तो कैटल रेंचिंग और कैटल ग्रेजिंग में बड़ा फ़र्क है। आप जब हम यहाँ से ला मोंटानीटा से इधर आते हैं तो हमको बहुत सारे क्षेत्र दिखाई देते हैं जहाँ पर पशु चर रहे हैं, गाय हैं, बड़ी गाय है, गाय को ब्राह्मण गाय भी बोलते हैं यहाँ पर, जो उसको मैं गीर गाय समझ रहा था, लेकिन उसका खुद काफ़ी बड़ा होता है। तो अब उस क्षेत्र में जो पर्यावरणविद हैं या जो विश्लेषक हैं वो कहते हैं कि कैटल रेंचिंग से जो है इस क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा जो है डिफॉरेस्टेशन हुआ है। अब इस बात को यदि हम समझें कि रेंचिंग या ग्रेजिंग में क्या फ़र्क है, तो कैटल रेंचिंग एक पूरा कमर्शियल धंधा है जिसमें बड़े बड़े व्यापारी जो हमारी प्राकृतिक संपदा है उसका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि पशुओं को छोड़ दिया, उनको बड़ा करने के लिए यहाँ पर खूब बड़ी बड़ी संख्या में आर्टिफिशियल ब्रीडिंग भी की गई, और फिर वो आकर के जो है उनको बड़ा कर रहे हैं। और फिर
उनका इस्तेमाल करके अमेरिका उसको भेजा जाता है। बीफ यहाँ का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का बिजनेस है, तो चाहे बीफ हो या पोर्क हो या कोई इस प्रकार के हो, तो ये एक प्रकार से जो आर्टिफिशियल चीज़ होती है, ग्रेजिंग जो होता है, वो जो पहले ऐसी जातियाँ होती थी, ऐसे नोमैडिक समाज होता था, जो पशुपालक समाज जिसको हम कहते थे, उसकी अपनी आवश्यकताएं होती थी, और वो जब प्रकृति के साथ रहता था तो प्रकृति का ख्याल भी रखता था। आदिवासियों के ऐसे बहुत सारे क्षेत्र थे, लेकिन कोलंबिया के इस पूरे क्षेत्र पर जो है, क्योंकि अमेजन का क्षेत्र है, दुनिया भर की यहाँ पर जैव विविधता भी है, और इसीलिए जो है बड़े लोगों ने इसको अपने लिए बड़ा उचित भी समझा कि यहाँ सत्ता के लोग भी नहीं आ पाएंगे, और किसी प्रकार के नियम कानून से दूर रहेंगे, तो जंगलों में जो है घेर करके अपने फार्म हाउसेस बना लिए गए, और उस पर फिर कैटल रेंचिंग हो रही है, और वो फिर तो वो एक यहाँ के डिफॉरेस्टेशन का बहुत बड़ा कारण था। अब जब से ये समझौता हुआ है, शांति समझौता हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में जो है जो डिफॉरेस्टेशन था, जो पेड़ कट रहे थे, जो जंगल नष्ट हो रहे थे, वो बहुत ही अच्छे तरीके से काफ़ी उनकी उसमें कमी आई है। उतना पूरा बंद नहीं हुआ है, लेकिन बहुत उसमें कमी आई है। और इसके लिए मान सकते हैं कि जो यहाँ के जो लोग हैं, अगवा विनिता गांव, जो अभी शुरुआत का गांव है, मतलब अमेजन के जंगल तो और अंदर होंगे डीप, लेकिन ये एक शुरुआत का गांव है, और उससे दिखाई देता है। अब ये एक चीज़ है कि जब हम मूल निवासियों के बीच में जाते हैं, उनकी संस्कृति को देखते हैं, तो कैसी संस्कृति है, यहाँ पर बहुत अच्छे से ये चीज़ देखी। मैं कह सकता हूँ कि आदिवासियों का जनजीवन जो है वो दुनिया भर के लिए एक सबक है, एक शिक्षा है, और किस प्रकार से प्रकृति को साथ लेके वो चलने वाले लोग हैं। यहाँ पर जो उसको मैं कई बार अपने भारत की जो पारंपरिक सभ्यता है उसके साथ जोड़ता हूँ। कई बार जब हम लोग शुरुआती दौर में एक प्रकार से हर चीज़ को सवाल करते थे, एक प्रकार से बड़ी हेय दृष्टि से देखना कि लोग ये पूजा करके क्या होगा, ये क्यों पानी हम पे छिड़क रहा है, ये अंधविश्वास है। मुझे लगता है कि इससे आगे बढ़ने की भी ज़रूरत है। आपके माँ बाप, उनके माँ बाप जो है वो हर चीज़ को अंधविश्वास में नहीं रखते थे, वो आपके भले के लिए कई चीज़ें करते थे। आज अगर हम देखें तो अगर अंधविश्वास के जरिए भी मेरा पर्यावरण और मेरी वन संपदा बच रही है, तो मैं ऐसे अंधविश्वास के लिए तैयार हूँ। मैं ऐसे अंधविश्वास को समर्थन दूंगा जहाँ पर उद्योग और लालची उद्योगपति जो है हमारे प्राकृतिक संसाधनों को लूटने से बच सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि समझना कि किस प्रकार की परंपराएं चलती हैं। तो मूल निवासी या आदिवासियों का जो यहाँ पर पूरा क्षेत्र है, वहाँ पर कोई भी काम यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो वहाँ के एल्डर्स जिनको हम बोलते हैं समुदाय के, उनके बगैर नहीं होगा। यानी कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत, किसी भी कार्यक्रम की समापन का जो यहाँ पर एक परंपरा है, वो यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो समुदाय के सबसे बूढ़े बुजुर्ग जिनको हम por ejemplo que por primera vez en más de 2 देखते हैं, उनको बुलवाते हैं। वो खाली मंच पे बैठते नहीं हैं, बोलते भी हैं, और उनके द्वारा जो है जब कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो पूरा पूजा पाठ यहाँ पर होता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये क्योंकि दक्षिणी अमेरिका का इलाका है और यहाँ के जो मूल निवासियों को नेटिव इंडियंस कहा जाता है, तो ये परंपराओं में बहुत हद तक हमारे गांव की परंपराएं भी हैं। जैसे हमारे यहाँ पर भी कोई काम शुरू होने से पहले आग और पानी और उसके साथ साथ हरियाली, ये तीनों का बड़ा मिश्रण है, और यहाँ पर भी उसकी बड़ी भूमिका है। और किसी भी काम को शुरू करने से पहले आग को जलाना, उसके बाद उसके ज़रिए हर एक व्यक्ति के पास आकर धुआं से उसको सुंघाना, और फिर पानी का छिड़काव करना, और पानी के छिड़काव के लिए जो है वो हरी घास को लेना, बड़े अच्छे से जो पेड़ों की पत्ते होते हैं करके नीचे से लेके पैर से लेके सर तक जो है उसका छिड़काव करना एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत मैंने देखा। और केवल वो एक स्थान पे नहीं, ये उन्होंने उद्घाटन पे देखा हो। यहाँ पर लोग बहुत उन्मुक्त ज़िंदगी भी जीते हैं, खान पान में कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं होता है,
लोग हर प्रकार का यहाँ पर जो मीट उपलब्ध होता है, बहुत सारे जो है कॉर्न हैं, जंगल के आलू बहुत चलता है, और भी कटहल होता है, और अनेक प्रकार की चीज़ें। अगवा बुनीता गांव के कण कण में संगीत बसा हुआ है, और यहाँ के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सभी संगीत का अद्भुत आनंद लेते हैं। यहाँ के बच्चों ने एक प्रकृति के संबंध में विशेष नृत्य किया जो देखते ही बनता है। Para la siembra de frijoles porque el tiempo va pasando. Para la siembra de frijoles porque el tiempo va pasando. El abuelo con sus nietos les enseña la labranza. Cómo prepara la tierra que nos trae la bonanza. Cómo prepara la tierra que nos trae la bonanza. Ya está lista la tierra, empecemos a sembrar. Primero con las palancas y luego hay que tapar. Ya está lista la tierra, empecemos a sembrar. Primero con las palancas. अगवा बुनीता गांव के बच्चों में जागरूकता लाने के लिए और उन्हें आज के डिजिटल युग में परिपक्व बनाने के लिए यहाँ पर एक पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय के जरिए इस गांव के बच्चों को कंप्यूटर और अन्य संबंधित कार्यक्रमों से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात वह यह दिखाई देती है कि ये बच्चे इस गांव के रिपोर्टर भी हैं। जब इन बच्चों के हाथ में हमने कैनन के कैमरे देखे और वो लगातार फ़ोटो खींच रहे थे, तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो किसी व्यावसायिक चैनलों के प्रतिनिधि हैं। अगवा बुनीता गांव अपने आप ही किसी भी व्यक्ति को आकर्षित कर सकता है। गांव बहुत खुला खुला है, चारों ओर नीला आसमान दिखाई देता है, हवा बहुत शुद्ध है, और गांव की हर एक दीवार में कोई न कोई आकृति और कलाकृति बनाई गई है। गांव के बीच में भी एक स्मारक बना है जो शांति समझौते के 3 वर्ष के बाद यहाँ पर बनाया गया, और गांव का एक पूरा सर्वे करने के बाद हमें दिखाई देता है कि गांव में हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। हालांकि ये बात भी समझना ज़रूरी है कि ये गांव से अभी भी जो यहाँ का मुख्य म्यूनिसिपैलिटी का केंद्र है ला मोंटानीटा, उसकी साथ जो लिंक रोड है वो 10 से 15 किलोमीटर से कम नहीं है, और वो बहुत आसान अभी नहीं है। सड़कें थोड़ा सी कठोर हैं, और बहुत अधिक बारिश में उनके बंद होने की संभावना भी रहती है, लैंडस्लाइड होने का भी रहता है। लेकिन साधारणतः एक साधारण दिन में ये गांव बहुत खूबसूरत है,
और इसीलिए हम सभी लोगों ने इसे देखने का निर्णय किया। लोगों के साथ घूम करके इस गांव के हर एक दीवार को, हर एक कलाकृति को निहारा और देखा। एक बात अगवा वनिता में हमें बहुत अच्छी लगी। इस गांव और लामोटंटा के सभी अधिकारी, राजनीतिक कार्यकर्ता, गांव के बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं, पुरुष, सभी लोग इस कार्यक्रम में बड़ी उत्सुकता से भाग ले रहे थे। हर एक जगह हमें दिखाई गई और जो अमेज़न का रास्ता है आगे इस गांव से चल के जाता है, उस पर भी हमें दिखाया गया। कि पूरे गांव का दृश्य देख करके बहुत शांति महसूस हुई। भारत में केरल और तेलंगाना के क्षेत्रों में कुछ या बंगाल के कई क्षेत्रों में ऐसा दिखाई देता है जहाँ पर वामपंथी जो साथी हैं उनकी शहादत पर लोग स्मारक बनाते हैं और बहुत सारे नारे लिखते हैं। इस गांव में हमने नारे तो अधिक नहीं देखे, लेकिन अपने शहीदों का और अपने जो राजनीतिक नेतृत्व का बहुत बड़ा सम्मान इस गांव में दिखाई दिया, जिसके चलते हर दीवार यहाँ पेंट की गई है। वो एक दिखाता है कि किस प्रकार की व्यवस्था लोग चाहते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, यहाँ पर पुराने जो छापामार थे, FARC के लोग थे, उनमें से अधिकांश लोगों ने ही घर बनाए। सामूहिकता में ये लोग खेती करते हैं और व्यक्तिगत पट्टे यहाँ पर शायद नहीं हुए हैं, लेकिन समुदाय पूरे मिलजुल करके आपस में रहते हैं। ये हम सब के लिए सीखने की बात है। इस गांव से कैसे शांति हमारे विकास के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन शांति तब तक नहीं हो सकती जब तक स्थानीय लोगों की या मूल निवासियों की भागीदारी किसी भी विकास के या राजनीति के कार्यक्रम में नहीं होगी। अक्वा बोनिता से हम ये सीख सकते हैं कि लोग अपनी दुनिया में कितने आनंद के साथ रहते हैं। जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं उनको हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। प्रकृति के साथ उनका एक अद्भुत सामंजस्य है, वो अपने में जीते हैं। प्रकृति के संगीत के साथ उनका तालमेल है जो यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर बहुत बातें थी, जिसमें एक बात थी कि प्रकृति के साथ ही हमको चलना है और हमारा जीवन प्रकृति के साथ ही सही तरीके से गुजरता है। पूंजीवाद और व्यवसायीकरण के खिलाफ में लोगों ने लगातार यहाँ पर अपनी आवाज़ें उठाई और अपने संसाधनों पर जो उनकी अस्मिता है उसके साथ कोई समझौता न करने की बात हमने कही। सभी लोग विश्व शांति के लिए अपनी बात कह रहे थे और बड़े देशों का दूसरे देशों पर या बड़े समाज का दूसरे समाजों पर हस्तक्षेप के खिलाफ उनकी आवाज़ थी। अक्वा बोनिता शांति का एक सबसे बड़ा केंद्र है। ये दुनिया भर में जहाँ पर भी अशांति है
वहाँ के लोगों के लिए एक संदेश भी है कि किस प्रकार हम राजनीतिक भागीदारी के बिना कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए आवश्यकता है कि लोगों को हिंसा में झुकने के बजाय शांति की ओर लाया जाए ताकि सभी का विकास हो सके। अगवा बनिता के लोगों को हमारा सलाम। भारत में इस नृत्य की धुन पर बॉलीवुड ने बहुत सी गाने नकल किए, चुराए और वो यहाँ बहुत प्रचलित भी हुए। आइए इस वीडियो का समापन हम एक बेहतरीन कोलंबियाई नृत्य से करें और उस गीत की जो ओरिजिनल धुन है उसको देखें। Por todos los lados y viene el concurso del cerdo engrasado. Corran a cogerlo y gozan después, muchachos y viejos, Alfonso y Chue. Vamos pues rumberos a la rodadita, a gozar las fiestas de la montañita. Vamos pues rumberos a la rodadita, a gozar las fiestas de la montañita. Vamos pues rumberos a la rodadita, a gozar las fiestas